तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जो कि आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है, चैप्टर सेकेंड से, क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आपके सभी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले जब आप देखोगे तो आपको जो टॉपिक दिखेगा वो है सामाजिक परिवर्तन का युग। यानी एक ऐसा टाइम चल रहा था जिस समय जो समाज था वो बदल रहा था, बदलने की कगार पे था, कुछ डिसीजन लिए जा रहे थे और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे उस समय। तो यह हम समझते हैं किसके क्या विचार थे। सामाजिक परिवर्तन का युग चल रहा था, यूरोप में सभी लोग समाज के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो जाए, कुछ लोग चाहते थे कि परिवर्तन ना हो, कुछ लोग चाहते थे कि जो परिवर्तन हो वो एकदम बिल्कुल से ना हो जाए, यानी फास्ट ना हो, थोड़ा स्लो हो। तो ऐसा कुछ जुगाड़ जो है वो चल रहा था। इस मसले पे सबकी राय अलग अलग थी। सब जो अपनी कैटेगरी के बंदे थे, अपने समूह के बंदे थे, उनकी विचार अलग अलग थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, ठीक है, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो बदलाव जो हो वो क्या हो, वो बिल्कुल धीरे धीरे हो, जैसे एकदम से जो कोई बदलाव ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहां देखते हैं सभी खेमे की अलग अलग राय थी, यानी सभी जो समूह थे उसके अलग अलग राय थी। फॉर एग्जाम्पल रूढ़िवादी की कोई और राय थी, उदारवादी की कोई और राय थी, रेडिकल की कोई और राय थी। तो आप इन वर्ड को देखिए, आपको इनका मीनिंग पता होगा। नहीं पता है तो अभी मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में डिफाइन करूंगा और इनके क्या विचार थे, ये सारी बातों के ऊपर हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो उदारवादी कौन थे, उनकी क्या राय थी, रेडिकल कैसे समूह थे, क्या राय थी, और रूढ़िवादी कैसे समूह थे, क्या राय थी। इन तीनों के ऊपर जो हम अभी यहाँ पर जो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक ही बन जाता है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। ठीक है, इनके ऊपर सबसे पहले हम समझते हैं उदारवादी। समाज परिवर्तन के समर्थक थे, यानी पहला पॉइंट इनका क्या बनता है कि समाज में परिवर्तन हो, उसके सपोर्ट में ये है। एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, यानी वो एक ऐसा देश चाहते थे जिस देश में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। क्या हो, धर्म के नाम पर या धर्म सबका क्या हो, समान हो, समान जगह मिले, सबको इक्वल समझा जाए। उदारवादी का ये विचार था। ठीक है, उदारवादी का क्या कहना था कि जो सरकार है ना, उनके पास इतनी पावर ना हो कि वो किसी भी बंदे का अधिकार छीन सके। ठीक है, उनकी ये भी राय थी। उनका कहना था कि सरकार किसी के भी अधिकारों का ना तो हनन कर सके, ठीक है, यानी कि ना किसी के अधिकारों को मारे और ना ही उन्हें छीनने का अधिकार उनको होना चाहिए सरकार को। ये उदारवादी कहते हैं। यहां पर समझिए, ये जो समूह था एक चीज के बिल्कुल खिलाफ था और वह चीज है लोकतंत्रवादी। लोकतंत्रवादी इनको पसंद नहीं थी। इनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सबको वोट डालने का जो अधिकार होता है, तो इस जुगाड़ ये जो चीज है इनको पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। ये कहते थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि नागरिकों को वोट डालने का जो अधिकार है उनके पक्ष में नहीं थे। ये कहते थे कि वोट डालने का जो अधिकार है वो केवल संपत्तिधारियों को होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जो अमीर आदमी है, जिनके पास बहुत तगड़ी संपत्ति है, केवल वही वोट डाले, बाकी सब कोई वोट डाले ही नहीं। इनका ये मतलब था। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि रेडिकल क्या कहते थे। रेडिकल का कहना था, ये इनके विपरीत थे बिल्कुल। तो इनका कहना क्या होगा, इनका कहना होगा सरकार बने, और सरकार किसके पक्ष में बने, देश की जो सभी आबादी वाले लोग हैं, यानी ये चाहते थे कि वोट हो, ठीक है, और वह भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो। तो सरकार के उस पक्ष में थे जो देश की बहुमत वाली जनता चुने। ठीक है,
बहुमत वाली जनता समर्थन पर चुने, ये उसके क्या थे, सपोर्ट में थे, आधारित हो। इसमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के आंदोलन के समर्थक भी थे। इस जो कैटेगरी में थे या इस जो समूह में थे रेडिकल वाले, इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे भी थे जो कि कहां से आए थे, वो वहां से आए थे जहां पर महिलाओं के लिए आंदोलन किया गया था और महिलाओं के लिए भी जो मताधिकार है उसके लिए मांग की गई थी, उसके सपोर्ट में थे। तो उस जगह से भी बहुत सारे बंदे रेडिकल के अंदर थे। तो आप समझ सकते हो यहां पर वो उस चीज को सपोर्ट करते थे जहां पर मताधिकार होना चाहिए और जनता जिसको चुनेगी वही सरकार बनाएगी। ऐसे चीजों से ये थे रेडिकल वाले। ठीक है, रेडिकल वालों की और बात सुनिए। यहां पर उदारवादियों के विपरीत, उदारवादियों के बिल्कुल अलग, ये लोग क्या करते थे, बड़ी जमींदारों और अमीरों के खिलाफ थे। यानी कैसे खिलाफ थे वो यहां पर समझिए। उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त है, आपने अभी देखा इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें क्या बताया कि वो सपोर्ट में थे, वो चाहते थे ऐसे बंदे वोट डाले जिनके पास तगड़ी संपत्ति हो। लेकिन ये बंदे क्या है, ये बंदे कह रहे हैं कि जिनके पास तगड़ी वाली संपत्ति हो उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। विशेष अधिकार का क्या मतलब होता है, उनको कोई अलग से स्पेशल कोई पावर ना मिली हो। जैसे कि हमने कुलीन वर्ग को देखा था, उनको जन्म से एक ऐसा अधिकार प्राप्त था कि सरकार कितना भी टैक्स लगा ले लेकिन वो टैक्स देगी ही नहीं, तो वो एक विशेष अधिकार था। तो वो चाहते थे कि ऐसा कुछ सिस्टम ना हो। ठीक है, तो आपको यहां से जो ये समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब यहां पर समझिए, वह निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। एक और बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो थे ये निजी संपत्ति के खिलाफ थे, लेकिन ये निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण होना इसके खिलाफ थे। इसका क्या मतलब होता है, ये इस बात के खिलाफ नहीं थे कि कोई बंदा अमीर है, किसी के पास कितनी संपत्ति है। ये इस बात के खिलाफ थे कि अगर पूरे समाज में 10 बंदे हैं ना, तो किसी एक बंदे के पास इन 9 बंदों जितनी प्रॉपर्टी ना हो। यानी पूरा का पूरा जो केंद्र है वो किसी एक बंदे के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये उस बात के खिलाफ थे। ठीक है, यहां पर समझिए अब रूढ़िवादी के ऊपर। ठीक है, आपको दोस्तों इसको नोट डाउन करना है और इन तीनों को आपको क्या करना है, सेपरेट लिखना है, इनकी विशेषताएं, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप इन तीनों में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हम पढ़ते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का तो एक अलग ही बात थी। यहां पर समझिए, ये समूह जो था रूढ़िवादी, ये रेडिकल के भी खिलाफ था और ये उदारवादी के भी खिलाफ था। ये इन दोनों की बातों से सहमत नहीं था। ये तीसरा वाला समूह रूढ़िवादी, ये किसके खिलाफ था, इन दोनों के। रेडिकल की बातों का भी सम्मान नहीं और उदारवादी की भी बातों का कोई सम्मान नहीं। यहां पर समझिए, ये तो एक अलग ही बंदा था और ये तो शुक्र कीजिए कि ये बदलाव के लिए तैयार हो गया था। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो ये बिल्कुल भी बदलाव के लिए बदलाव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इनके कहने का मतलब है जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ इनको ये बात पता चल गई है कि परिवर्तन होना तो क्या है, जरूरी है। यहां समझिए, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी थे वो भी बदलाव के लिए क्या थे, तैयार थे। उन्होंने भी बदलाव को क्या किया, स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़िवादी क्या थे, आमतौर पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, परिवर्तन के विरोधी थे, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये मानते थे रूढ़िवादी। ठीक है, यहां पर समझिए। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते जब समय बीतता गया, तो उस समय तक आते आते ये भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन तो जरूरी है। यानी सभी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूरी है। परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। वो ये चाहते थे कि जो हमारी परंपरा आ रही है वो उसका सम्मान हो। ऐसा ना हो कि उस परिवार को, उस परंपरा को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और आप एक नई सी परंपरा बना लो।
वो ये चाहते थे कि उस परंपरा में थोड़ा सा आप करो बदलाव, ना कि उस परंपरा को करो बिल्कुल के बिल्कुल खत्म। तो वो ये चाहते थे। यहां पर समझिए एक और बात, उनका कहना था अतीत को पूरी तरह मत ठुकराओ। उनका कहना था बदलाव की प्रक्रिया को धीमी रखो, यानी बदलाव तो हो लेकिन कैसी हो, धीमे धीमे हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर समझते हैं हम एक नई बात, जो कि है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यानी हम इसमें औद्योगिक की भी बात करेंगे और सामाजिक परिवर्तन की भी बात करेंगे। तो एक ऐसा समय था जब नए नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकसित हो रहे थे। कहीं शहर बस गया तो कहीं नई फैक्ट्रियां लग गई, तो ये सारी चीजें हो रही थी। रेलवे का भी विस्तार हो रहा था, नई नई जगह जो पटरियां बिछ रही थी। रेलवे जहां तक सीमित था तो रेलवे को बढ़ाया गया, पटरियों को बढ़ाया गया और रेल का विस्तार होता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, इन पर देखिए क्या प्रभाव पड़ा। जो औरत थे, जो आदमियों थे, जो बच्चे थे, तो इन सबको कारखानों में ले लिया गया और इनको क्या हुआ, बहुत लंबे घंटे घंटे तक काम करना पड़ता था। यानी काम करने की जो अवधि थी, काम करने का जो समय था एक दिन का, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, मजदूरी बहुत कम थी, मजदूरी जो थी वो बहुत कम मिलती थी, पैसे इनको ज्यादा नहीं मिलते थे जितना वो काम करते थे। बेरोजगारी उस समय की नॉर्मल बात है। जैसे हम कोई हेडिंग पढ़ते हैं बेरोजगारी क्या होता है, तो बेरोजगारी के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो एक सीरियस मैटर लगता है। लेकिन यहां पर क्या है, बेरोजगारी एक आम सी बात थी, एक आम समस्या बनकर रह गई थी। ठीक है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था उस समय में। यहां समझिए, शहर तेजी से बसते चले जा रहे थे, फैलते चले जा रहे थे। आवास यानी कि घर की साफ सफाई की, इन सब की क्या हो रही थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही थी। यानी कि अब घर किसके है, कहां पर लेना है, ये सारी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी, शहर बढ़ेगा, ठीक है, बस्तियां जो है वो बढ़ेगी, तो साफ सफाई में भी मुश्किल पैदा होगी। ठीक है, आवास, इन सभी की जो दिक्कत है ये हो रही थी। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये जो सारी समस्याएं थी, इनको दो बंदे यानी दो ग्रुप, ठीक है, दो ग्रुप इनको समस्याओं को समाधान करने में लगा हुआ था। क्योंकि उस समय इनके पास क्या थे, थोड़े थोड़े पैसे थे दूसरों से ज्यादा, और इनकी भी चलती थी, नौकर चाकर इनके पास हुआ करते थे। तो उदारवादी और रेडिकल, यही दो समूह है जो इस समय में ये दो समूह इन समस्याओं को हल करने में लगे पड़े थे, कोशिश कर रहे थे कि ये समस्या कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि इनके पास वो कैपेसिटी थी। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफी संपत्ति हुआ करती थी। ठीक है, और इनके यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो नौकरी करते थे। तो ये सारा जो सिस्टम था वो था इस समय में। अब हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पर यूरोप में समाजवाद का आना, कि यूरोप में समाजवाद आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सिचुएशन थी। तो दोस्तों यहां पर से हम समझते हैं इसे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी जो समाजवादी थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। ठीक है, यानी संपत्ति पर निजी स्वामित्व उनको सही नहीं लगता था। उनको लगता था किसी बंदे का निजी संपत्ति है, ठीक है, तो वो उनको सही नहीं लगता था। उनको सही क्यों नहीं लगता था, ये हम समझते हैं एक बात से। उनको ये लगता था कि किसी बंदे के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा कारखाने हैं, तो वो क्या करेगा, वो गरीबों को काम तो दे रहा है लेकिन उन गरीबों की वो इज्जत नहीं कर रहा। तो इस प्रकार की जो बात थी ये इनके मन में हुआ करती थी। यहां पर देखिए, उनका कहना था बहुत सारे लोगों के पास तो संपत्ति तो है, जिनसे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, जिससे हम सहमत है, जो कि ठीक है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि जो संपत्तिधारी व्यक्ति होते हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति होती है, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उनको अपने फायदे से मतलब होता है। वो उन लोगों की चिंता नहीं करते जिसकी वजह से उनकी जो संपत्ति है वो उत्पादनशील है। यानी यहां पर ये मेन बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास संपत्ति होती है वो उन लोगों की इज्जत नहीं करते जो उनकी संपत्ति को बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैक्ट्री वाला बंदा है तो वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं
जो वर्कर है उनकी हालत कैसी है। तो इन सब चीजों के ऊपर ये बात करते हैं और इनका ये कहना होता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि अगर संपत्ति किसी एक बंदे के हाथ में ना हुई, उसके बजाय पूरे समाज के हाथ में हुई, तो सामाजिक जो हित है, जो समाज का जो भला है, वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। इनका ये मानना था। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। यहां से समझते हैं। अब आपने एक बंदे के बारे में सुना होगा जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। अब इसकी क्या बात थी, इसकी क्या विचारधारा थी, इसने क्या बात कही थी, उसके ऊपर बात करते हैं हम यहां पर। ठीक है, कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से बचाने के लिए, पूंजीवादी शोषण मतलब जिनके पास पैसे हैं वो इनका शोषण कर रहे हैं, तो उनसे बचाने के लिए, उनसे मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक तगड़ा वाला, एक अत्यंत अलग सा, एक डिफरेंट सा जो समाज है वो बनाना पड़ेगा। इन्होंने ये बात कह दी थी और उन्होंने इसका नाम भी रख दिया था। उन्होंने भविष्य में जो समाज बनेगा उसको साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का जो नाम है वो दे दिया था। तो कार्ल मार्क्स का ये विचार था। ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है, कि कार्ल मार्क्स का विचार इस समय में क्या था, तो आपको ये बताना पड़ेगा। यहां पर समझिए, समाजवाद के लिए समर्थन। अब हमने समाजवाद की बात कर ली। अब आपको ये पता चलेगा कि समाजवाद की क्या विचारधारा थी, समाजवाद किस चीज को अच्छा मानते थे, किस चीज को बुरा मानते थे और क्या चीज करवाना चाहते थे। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। लेकिन समाजवाद के लिए अब हम समझेंगे समर्थन। क्या समर्थन था, क्या सपोर्ट था उसके में। ठीक है, कितने लोगों ने उनकी बात मानी। तो अगर हम बात करें 1970 की, तो 1970 का दशक आते आते जो समाजवादी विचार है वो बहुत ज्यादा फैल गया। लोगों को क्या है, ये पसंद आने लग गया, तभी तो फैल गया। तो यूरोप में क्या है, ये बहुत तगड़ी तरीके से फैल गया। समाजवादियों ने क्या किया, द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक इंटरनेशनल संस्था, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था क्या की, उन्होंने बना ली। उसके बाद ऐसा ही सेम कहीं और भी हुआ। कहां पे हुआ ये हुआ इंग्लैंड में और जर्मनी में। इंग्लैंड में और जर्मनी में जो मजदूर थे उन्होंने अपने जीवन कार्य, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जहां पर वो काम कर रहे हैं ना, अपने काम करने की सिचुएशन, स्थिति, उसको सुधार लाए। मान के चलो कोई बंदा क्या है, वो आयरन मिल में काम कर रहा है, तो उसकी जो रहने वहने की जो सुविधा है वो अच्छी नहीं है, तो वो अपने रहने की स्थिति, कार्य की स्थिति को सुधारने के लिए संगठन बनाना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये सिस्टम हुआ। काम के जो घंटे थे, जैसे मैंने आपको बताया, उनके काम करने का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा था। काम करना जितना नॉर्मली होता है उससे बहुत ज्यादा उनसे काम करवाया जाता था। तो काम कराने के घंटे और मताधिकार के लिए आवाज, ठीक है, 2 चीजें समझिए, एक काम करने के घंटे और एक मताधिकार। इन 2 मुद्दों को उन्होंने मुद्दा बनाया और आवाज उठाना क्या कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, 1905 तक क्या हुआ, 1905 तक ब्रिटेन के जो समाजवादी है उन्होंने भी क्या किया, ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी लेबर पार्टी के नाम से उन्होंने एक पार्टी जो है वो बना ली, एक अलग पार्टी उन्होंने बना ली। यानी आप देख रहे हो कि सपोर्ट में क्या क्या हो रहा है। सपोर्ट में एक अलग अलग जो है संस्थाएं, एक अलग अलग पार्टी, ये सब अपना जो ग्रुप है वो बना रहे हैं और उनके ग्रुप का कुछ ना कुछ क्या है, मोटिव है, एक उद्देश्य है। कोई चाहता है मेरे काम के घंटे कम हो, कोई ये चाहता है कि जो मेरे काम करने की जो जगह है उसमें सुधार आए, कोई ये चाहता है कि मुझे क्या है, मताधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे लेकर इन्होंने अलग अलग जो अपनी संस्था है, पार्टी है, वो बना ली। फ्रांस में भी क्या हुई, सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का जो है वो गठन किया गया। यहां पर एक और पार्टी बनी। ठीक है, यहां पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है आपका रूसी क्रांति। रूसी क्रांति एक बात करते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे। पहले आपको यहां पर थोड़ा बता दूं मैं, 1917 की जो अक्टूबर क्रांति थी ना दोस्तों, ये बहुत तगड़ी थी। 1917 की अक्टूबर क्रांति, रूस की सत्ता पर क्या हुआ, समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। रूस की जो पूरी की पूरी सत्ता है उस पर समाजवादियों का कब्जा हो गया।
ठीक है। और 1917 में एक जुगाड़ और हुआ कि राजशाही का पतन हो गया, ठीक है। इतनी बड़ी चीज हुई, राजशाही का पतन। अक्टूबर की जो घटनाएं थी इनको अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां पर समझिए, अब हम समझ लेते हैं एक रूसी साम्राज्य 1914 की बात। इसके बाद आएंगे हम यहां पर 1970 की, पहले की हम रूसी साम्राज्य 1914 पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए क्या हुआ 1914 में, क्या हुआ, रूस और उसके साम्राज्य जार निकोलस, ठीक है, उनका जार निकोलस सेकंड का शासन था। उसमें क्या हुआ, मॉस्को के आसपास पढ़ने वाले छात्र के अलावा आज का, यहां पर देखिए मॉस्को के आसपास पढ़ने वाले जितने भी छात्र थे, उसके अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सभी हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। इनको आपको लिखना है कि उस समय में रूसी साम्राज्य के अंग कौन कौन से थे, तो आपको इनका नाम बताना पड़ेगा। और ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, यानी आप देख सकते हो कितना दूर तक वो क्या है, फैला हुआ था। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका अर्थव्यवस्था और समाज। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस चीज पर डिपेंड थी, कहां कौन से लोग ज्यादा कार्य करते थे, और समाज उनका, थोड़ी बहुत समाज के बारे में भी, ठीक है। यहां समझिए, अगर हम बात करें 20वीं सदी की शुरुआत में, तो रूस की जो आबादी थी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। यानी आप समझ सकते हो कि अर्थव्यवस्था में जो योगदान था वो कौन दे रहा था सबसे ज्यादा, खेती बाड़ी यानी किसान। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यानी 85% जो बंदे हैं, जो किसान है, वो अपनी आजीविका यानी अपनी डेली रूटीन, यानी अपना डेली का जो काम है, यानी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। जो भी उनका काम आता था, चाहे उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उससे वो फीस किससे देंगे, वो खेती से देंगे। फसल उगाएंगे, बाजार में बेचेंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे वो फीस देगा। तो अपनी डेली रूटीन की चीजों को पूरा करने के लिए वो खेती पर निर्भर थे, ठीक है। यहां पर समझिए, रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे, यानी बाजार में भी तो बेचना है, उनसे उनको पैसा मिलेगा। अपनी जरूरतें पूरे करके बाजार के लिए भी पैदा करते थे, बाजार में बिकेगा तो दूसरे लोगों को भी मिलेगा। तो रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक माना जाता था। निर्यातक यानी वो अनाज क्या है, वो दूसरे जगह भेज रहा है, बहुत बड़ा निर्यातक माना जाता था। अगर हम बात करें तो उस समय में दोस्तों जो उद्योग थे ना, वे बहुत ही ज्यादा कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके माने जाते थे उस समय के, ठीक है। अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे कारखाने क्या हुए 1890 के दशक में चालू हुए, और जब रूस के नेटवर्क फैलाए जा रहे थे, रेल नेटवर्क, तो उसी समय क्या हुआ, ये चालू हुए 1890 में। कारखाने भी लगे बहुत सारे, और जो रेल नेटवर्क था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनकी पटरियों का विस्तार होता गया, जहां पर वो सीमित थे, जहां पर वो नहीं थे, उन जगह भी उन पटरियों को क्या है, फैलाया गया। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ, ठीक है। यहां पर समझिए, ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, ठीक है। पूरा जो कारखाना था वो क्या था, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी। मजदूरों के लिए कमरों की व्यवस्था की गई थी, और भी जो छोटी मोटी व्यवस्था होती है किसी भी प्रकार की, वो सब भी की गई थी। जो फैक्ट्री में काम करते वो बंदे, कुछ जो फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे थे वो क्या थे, वो अपने मूल गांव से जुड़े हुए थे। मूल गांव का मतलब अपना, जहां से वो आए थे, जहां पर वो पैदा हुए थे, उस गांव से वो अभी भी जुड़े हुए थे, काम यहां कर रहे थे, जुड़े हुए उस गांव से थे, कुछ गहरे संबंध रखते थे, जुड़े हुए थे अपने गांव से। बहुत सारे मजदूर क्या थे, अपने उस गांव को भूल गए थे और यहां पर स्थायी रूप से शहरों में रहने लग गए थे, ठीक है। कुछ तो अपने गांव से जुड़े थे और कुछ अपने गांव को भूल गए थे, और यहां पर परमानेंट बंदे वो बन गए थे। 1914 में क्या हुआ, फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% हो गई।
यानी अगर 10 बंदे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो 3 बंदे होंगे वो क्या होगा, वो महिलाएं होंगी। तो 31% जो महिलाएं थी वो काम करती थी, लेकिन इनके साथ भी एक खतरनाक जुगाड़ था, और वो क्या था, उनको सैलरी कम मिलती थी। किसके मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले उनको वेतन कम मिलता था। ठीक है, ये सिस्टम था यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, देहात की ज्यादातर जमीन पर, जो देहात यानी गांव, देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल जो संपत्ति वाले सामंत लोग थे, जो राजशाही लोग थे, ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, ठीक है, इन चर्च का कब्जा था। यानी आप समझ सकते हो, जो जमीन पर जो खेती है वो तो किसान कर रहे हैं, लेकिन उन पे जो कब्जा है वो इन बंदों का है। किन बंदों का है, सामंतों का, राजशाहियों का, चर्च का, ठीक है, इन सब का कब्जा है उन जमीनों पर। ठीक है, या हम समझते हैं रूस में समाजवाद। बात करें हम 1914 से पहले, रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां जो थी वो कैसी थी, वो गैर कानूनी थी। ठीक है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में क्या किया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स का एक गठन बना लिया। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का क्या किया, उन्होंने गठन बना लिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं आगे, ये एक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी। ठीक है, ये जो पार्टी इन्होंने बनाई ये क्या थी, ये एक सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट हम समझते हैं अब इनकी पहुंच, यानी किस लेवल पर ये कितना पहुंच गए थे। तो इस पार्टी का जो अखबार आता था दोस्तों, आप समझ सकते हो, इस पार्टी का अखबार निकलता था, उसमें मजदूर क्या थे, मजदूरों को संगठित करना, यानी कौन से मजदूर कहाँ संगठित होंगे, कब हड़ताल करनी है, तो ये सारे कार्यक्रम उस अखबार में आयोजित किए जाते थे। ठीक है, बताए जाते थे। 19वीं सदी के आखिर में रूस के जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर समाजवादी लोग काफी सक्रिय थे, एक्टिव थे पूरे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि एक समाजवादी क्रांति पार्टी थी, उनका उन्होंने गठन जो है वो कर लिया था। ठीक है, अब इस पार्टी ने क्या किया, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, यानी किसानों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और मांग की कि जो सामंतों ने जो उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनको फौरन से उनको वापस कर दे, फौरन से उसको वो सौंप दे उन्हें। ठीक है, तो ये सारी बात की, यानी आप यहां भी देख सकते हो उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि उन्हें अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें जो जमीन उनसे ले ली गई है, सामंतों के पास जो जमीन है उस जमीन पे से वो अपना कब्जा हटाए और इनको वो जमीन दे दे। तो ये सिस्टम हुआ। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक देखते हैं जो कि आपका यहाँ पर लास्ट टॉपिक होगा, जो कि है आपका उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। सभी चीजें उथल पुथल हो गई, ये समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए, रूसी मजदूरों ने क्या किया, 1904 का साल बहुत बुरा रहा, बहुत खतरनाक बुरा। जरूरी चीजों की जो कीमतें हैं वो रफ्तार से बढ़ गई। जो भी बेसिक चीजें होती है जिसके बगैर रहा नहीं जाता, उन चीजों की रफ्तार बढ़ गई बहुत तगड़ी, और वास्तविक वेतन में 20% की जो गिरावट है वो आ गई, यानी आय भी बढ़ गई और सामान भी महंगा हो गया। ठीक है, बेकार पे बेकार हो गया। उसी समय मजदूर संगठनों ने क्या किया, सदस्यता में तेजी आई, यानी कि जो भी मजदूर संगठन से नहीं जुड़े थे वो भी अब क्या हुए, मजदूर संगठन में जुड़ गए और वृद्धि हो गई मजदूर संगठनों की सदस्यता में। 1904 में गठित की गई थी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ठीक है, जो कि एक रूसी श्रमिक सभा थी। 4 सदस्य को क्या हुआ, उसी में से खतरनाक जुगाड़ कर दिया, आयरन वर्कर्स को क्या हुआ, वहां से हटा दिया गया। दोस्तों, जब एक कोई समूह होता है और उस समूह में बहुत सारे बंदे होते हैं, मान के चलो 100 बंदे हैं, और उस 100 में से अगर किसी एक बंदे के साथ भी कुछ बुरा होता है तो वो 99 बंदे अपना काम छोड़कर उसमें लग जाते हैं, ये बात आपको पता होगा। तो सेम वही हुआ, उस सभा में से 4 सदस्य को, आयरन वर्कर था वो, उसको नौकरी से हटा दिया गया। अब तो क्या होना था, बवाल होना था। और 2 मजदूरों ने क्या किया,
आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन क्या हुआ, उसके भीतर सेंट पीटर्सबर्ग से 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे के घटाकर 8 घंटे करने के लिए क्या हुआ, उन्होंने बात रखी। वेतन में वृद्धि करना इसकी बात रखी, कार्य स्थिति में सुधार इसकी बात रखी, और इसके लिए उन्होंने जो हड़ताल है वो चलाए। देखिए किस किस मुद्दों के लिए उन्होंने बात रखी। पहला, घंटे को समय को निर्धारित करना, 8 घंटे करेंगे हम काम। दूसरा, हमारा वेतन बढ़ना चाहिए। तीसरा, जहां पर हम काम करते हैं उस जगह को ठीक करना चाहिए। तो इन सब के लिए उन्होंने मांग रखी और हड़ताल जो है वो चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसी दौरान पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों ने क्या किया, एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचाया। अब यहां पर एक यू टर्न आता है, देखिए यहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई। कैसे हुई, जुलूस एक निकला विंटर पैलेस के सामने से। अब यहां पर क्या हुआ, पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। अब क्या है, अब तो लड़ाई होनी थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर तो मारे चले गए। ठीक है, 100 मजदूर क्या है वो तो मरी गए, और लगभग 300 मजदूर क्या हुए, घायल हो गए। यानी आप समझ सकते हो कितनी खतरनाक लड़ाई हुई। इसे ही इतिहास की खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आप में एक क्वेश्चन आएगा कि खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी कि क्या क्या सिस्टम हुआ, कब हुआ, कहां के सामने से क्या निकला। ठीक है, और इसे खूनी रविवार के नाम से इतिहास में याद किया जाता है इस घटना को। और 1850 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। यानी क्रांति जो शुरुआत हुई 1950 की, ये शुरुआत कहां से हुई, इसी घटना से उसको मिला सपोर्ट, और इसी घटना का क्या हुआ, उनको गुस्सा था। ठीक है, तो वीडियो आपकी खत्म हो चुकी है। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप कर सकते हो एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हो वीडियो आपको कैसी लगी। शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट के साथ, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, बगल में नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हो, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।